नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज पर बात करने वाले हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे मुख्तारनामा भी कहते हैं। ये क्या होता है, कब काम आता है और इसे समझना क्यों जरूरी है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं और एक अहम अदालती फैसला भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी, देखिए, एक लिखित दस्तावेज है। इसके जरिए एक व्यक्ति, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल, हाँ। वो अपनी कानूनी या वित्तीय शक्तियां, मतलब पावर्स, किसी दूसरे भरोसेमंद व्यक्ति को सौंपता है। उसे एजेंट कहते हैं। एजेंट या अटॉर्नी धारक। हाँ, अटॉर्नी धारक भी। इस पर गवाहों के दस्तखत होते हैं और जरूरत के हिसाब से इसे रजिस्टर या नोटरीकृत भी करवाया जाता है। अच्छा, तो मतलब एजेंट प्रिंसिपल की जगह पर काम कर सकता है, फैसले ले सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एजेंट जो भी काम करता है उसकी अंतिम जिम्मेदारी प्रिंसिपल की ही होती है। अच्छा, जिम्मेदारी प्रिंसिपल की। जी। भारत में ये इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 के तहत पूरी तरह वैध है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आखिर दी क्यों जाती है? मतलब किन हालात में इसकी जरूरत पड़ती है ज्यादातर? देखिए, आमतौर पर जब प्रिंसिपल खुद मौजूद ना हो या फिर काम करने में असमर्थ हो, जैसे कोई बीमार है या उम्र ज्यादा हो गई है या शायद विदेश में रहता हो, या फिर बस वक्त नहीं है, बहुत व्यस्तता है। हाँ, व्यस्तता भी एक बड़ा कारण है। लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे प्रॉपर्टी की देखभाल करनी हो, बैंक खाते चलाने हो, कोई कानूनी मामला देखना हो, या फिर मान लीजिए कोई सरकारी दफ्तर में दस्तावेज जमा करने हो, ऐसे कामों के लिए। मैंने सुना है इसके प्रकार भी होते हैं, कुछ जनरल और स्पेशल करके। हाँ, सही सुना है। मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी जीपीए। जीपीए, हाँ। इसमें प्रिंसिपल अपने लगभग सारे अधिकार एजेंट को दे देता है, मतलब बहुत सारे काम करने का अधिकार। जैसे क्या क्या? जैसे प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, बैंक चलाना, टैक्स के मामले देखना, यहाँ तक कि किसी कंपनी का प्रबंधन भी काफी व्यापक होता है। अच्छा, और दूसरी होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी एसपीए। ये किसी एक खास बिल्कुल तय काम के लिए होती है। सिर्फ एक काम? हाँ, जैसे सिर्फ एक खास प्रॉपर्टी बेचनी है या कोर्ट में किसी एक मुकदमे की पैरवी करनी है, बस। एसपीए में एजेंट का अधिकार उसी एक काम तक सीमित रहता है। समझ गई। अच्छा, और ये पावर कौन दे सकता है? क्या कोई भी दे सकता है? कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो, मतलब 18 साल से ऊपर, और जरूरी है कि वो स्वस्थ दिमाग का हो, जिसे साउंड माइंड कहते हैं। साउंड माइंड। मतलब वो समझने की हालत में हो कि वो क्या कर रहा है। अब ये बताइए कि इसे रजिस्टर कराना कितना जरूरी है? कई बार लोग बस नोटरी करा लेते हैं, क्या वो काफी है? देखिए, नोटरीकृत कराने से दस्तावेज प्रमाणित तो हो जाता है, एक तरह का सर्टिफिकेशन है वो। हाँ। लेकिन अगर इसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में बाकायदा रजिस्टर करा लिया जाए तो उसकी कानूनी वैधता और वजन बहुत बढ़ जाता है। खासकर प्रॉपर्टी के मामलों में? बिल्कुल। खासकर अचल संपत्ति के मामलों में रजिस्ट्रेशन ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। और क्या ये पावर ऑफ अटॉर्नी हमेशा के लिए होती है या इसे खत्म भी किया जा सकता है, रद्द? नहीं, ये रद्द हो सकती है। कई स्थितियां हैं जिनमें ये खत्म हो जाती है। जैसे अगर पीओए में कोई समय सीमा तय थी और वो पूरी हो गई, या जिस काम के लिए बनी थी वो काम ही पूरा हो गया। अच्छा। या फिर प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी की मृत्यु हो जाए। ओह। या फिर प्रिंसिपल खुद चाहे कि अब इसे रद्द करना है तो वो भी कर सकता है। एक और स्थिति है, अगर पति पत्नी के बीच पीओए थी और उनका तलाक हो जाए तब भी ये रद्द हो जाती है। लेकिन मैंने सुना है कुछ इररिवोकेबल भी होती हैं जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। हाँ, ये एक जरूरी बात है। अगर दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि ये इररिवोकेबल है, मतलब अखंडनीय है, तो फिर आमतौर पर प्रिंसिपल इसे अपनी मर्जी से एक तरफा रद्द नहीं कर सकता। ये कब होता है ऐसा? ये अक्सर तब होता है जब पावर ऑफ अटॉर्नी किसी लेन देन या समझौते का हिस्सा होती है, जहां एजेंट का भी कोई हित जुड़ा हो। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल आता है जो आजकल काफी चर्चा में भी है। क्या एजेंट जिसे पावर मिली है वो आगे अपनी पावर किसी और को दे सकता है? मतलब सबलेटिंग जैसा कुछ? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे कहते हैं उपप्रत्यायोजन या सब डेलीगेशन। सब डेलीगेशन? जी। तो एजेंट ऐसा कर तो सकता है, और ये लेकिन बहुत बड़ा है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ तभी जब मूल पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज में प्रिंसिपल ने उसे साफ तौर पर यह अधिकार दिया हो। मतलब एक खास क्लॉज होना चाहिए कि एजेंट अपनी शक्तियां आगे डेलीगेट कर सकता है। यानी अगर वो खास क्लॉज नहीं है तो एजेंट आगे पावर नहीं दे सकता? बिल्कुल नहीं दे सकता। बिना इस खास अनुमति के एजेंट अपनी पावर किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं सौंप सकता।
और शायद इसीलिए ये बात और भी ज़रूरी हो गई है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है इससे जुड़ा हुआ, वो नीटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम महिंद्रा जैन वाला मामला। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के इसी फैसले में ये SLP क्रिमिनल नंबर 6220222019 था, जी। इसी बात पर जोर दिया है। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये कानून बिल्कुल स्थापित है कि एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर यानी GPA होल्डर अपनी शक्तियां आगे किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन इसमें भी कोई लेकिन है? हाँ, वही लेकिन जो हमने पहले डिस्कस किया। कोर्ट ने कहा ऐसा तब किया जा सकता है जब मूल दस्तावेज में मतलब ओरिजिनल POA में उप प्रत्यायोजन की अनुमति देने वाला एक विशेष क्लॉज या शर्त मौजूद हो। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को कंफर्म किया है? जी बिल्कुल, साफ कर दिया है। इस फैसले का असल असर कहाँ देखने को मिलता है? शायद प्रॉपर्टी के लेन देन में, खासकर जहाँ रजिस्ट्री सीधी नहीं होती। बिल्कुल सही, खासकर उन स्थितियों में जहां प्रॉपर्टी की सीधी रजिस्ट्री थोड़ी मुश्किल होती है, जैसे मान लीजिए कुछ अनधिकृत कॉलोनियां हैं। हाँ, वहाँ तो GPA पे ही काफी काम होता है। वही, वहां अक्सर लोग सेल एग्रीमेंट, GPA और वसीयत मतलब विल, इनके जरिए ही प्रॉपर्टी का कब्जा और अधिकार ट्रांसफर करते हैं। पर क्या ये कानूनी तौर पर मालिकाना हक है? देखिए, ये जानना जरूरी है कि सिर्फ इन दस्तावेजों से मतलब GPA, अग्रीमेंट, विल से मालिकाना हक पूरी तरह ट्रांसफर नहीं होता जब तक कि रजिस्ट्री ना हो जाए। कब्जा मिल जाता है, कुछ अधिकार मिल जाते हैं, पर टाइटल ट्रांसफर रजिस्ट्री से ही होता है। तो अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने GPA के आधार पर कोई प्रॉपर्टी ली है और अब वो उसे आगे किसी और को बेचना चाहता है, तो उसे अपनी मूल GPA ध्यान से देखनी होगी। क्या देखना होगा? यही कि क्या उसमें सब डेलीगेशन का क्लॉज है या नहीं। और अगर नहीं है तो? अगर वो क्लॉज नहीं है तो वो कानूनी तौर पर आगे किसी और को वैध GPA नहीं दे सकता। वो आगे पावर डेलीगेट नहीं कर पाएगा। इससे लेन देन में दिक्कतें आ सकती हैं, कानूनी पेच फंस सकता है। हाँ, ये तो काफी पेचीदा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये पावर ऑफ अटॉर्नी एक बहुत उपयोगी कानूनी साधन तो है, पर इसकी शर्तें, इसकी सीमाएं, खासकर ये सब डेलीगेशन वाली बात, जी, और नीटा इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे समझना बेहद जरूरी है। हाँ बिल्कुल। दस्तावेज बनवाते समय ही यह पक्का कर लेना चाहिए कि वो आपकी मंशा और जरूरतों को सही तरह से बता रहा है या नहीं। हर क्लॉज का मतलब ठीक से समझ लेना चाहिए। इससे भविष्य की कई परेशानियों और उलझनों से बचा जा सकता है। सही कहा। तो जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी जब तक कि वो इर्रेवोकेबल ना हो, रद्द की जा सकती है, और आगे पावर देने के लिए यानी सब डेलीगेशन के लिए भी खास क्लॉज चाहिए, तो उन प्रॉपर्टीज के बाजार में जहां रजिस्ट्री नहीं होती और सारा लेन देन GPA और विल पर ही टिका होता है, वहां एक खरीदार अपने निवेश को लेकर कितना सुरक्षित महसूस कर सकता है, सिर्फ इन दस्तावेजों के आधार पर? इस पर सोचिएगा जरूर।